नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत करेंगे एक दुख भरी खबर से, एक चौंकाने वाले फैसले से। आज देश की बहादुर बेटियां एक बार फिर रोईं और आरोपी बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर ठाके लगाकर हंसे। मेडल जीतने वाले चैंपियन रेसलर्स ने कहा कि वो हार गए। अब रेसलर्स की आने वाली पीढ़ियों को बेटियों के सम्मान की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। आंखों में आंसू लिए साक्षी मलिक ने रेसलिंग रिंग में अब कभी न उतरने का ऐलान किया और बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, रेसलिंग का 11 महीने से चल रहा राहु काल आज खत्म हो गया। अब रिंग में उनके मुकाबले में कोई नहीं बचा। आज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हुए। बृजभूषण शरण सिंह ने WFI में अपने सारे मोहरों को चुनाव जिता दिया। अध्यक्ष, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी और मेंबर, सारे के सारे पदों पर बृजभूषण के लोग जीते। हालांकि दावा यह किया जा रहा था कि अब बृजभूषण शरण सिंह का रेसलिंग फेडरेशन से कोई लेना देना नहीं है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और तमाम महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती करने, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के इल्जाम लगाए थे। मामला कोर्ट में है, चार्जशीट फाइल की गई है। रेसलिंग फेडरेशन पर फाइनेंशियल और दूसरी गड़बड़ियों के आरोप भी लगाए गए थे। जंतर मंतर पर 2-2 बार चैंपियन प्लेयर्स धरने पर बैठे। खेल मंत्री ने कई राउंड की बात की। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बीजेपी के बाहुबली सांसद को रेसलिंग फेडरेशन से और चुनाव से दूर करने का भरोसा दिया गया। खेल मंत्रालय ने वादा किया कि बृजभूषण शरण सिंह और उनके परिवार के किसी मेंबर पर रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन इस सब के बाद भी आज बृजभूषण शरण सिंह खिलाड़ियों पर, चैंपियंस पर, रेसलर बेटियों पर हंसते नजर आए और दावा किया कि 90% वोट उनको मिले हैं। अब सवाल यह, क्या बृजभूषण शरण सिंह सरकार से बड़े हो गए? क्या बेटियों का संघर्ष बेकार चला गया? क्या रेसलर्स के आरोपों का कोई मतलब नहीं था? क्या दिल्ली पुलिस की चार्जशीट की कोई अहमियत नहीं है? क्या मेडल जीतने वाली, देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों के प्रति दिखाई गई सहानुभूति, उनसे किए गए वादे झूठे थे? इन सब सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। इसके साथ साथ आपको आज यह भी बताऊंगा कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पद का चुनाव जिन संजय सिंह ने जीता है, वो बृजभूषण के हैं कौन? बृजभूषण के सामने उनकी हैसियत क्या है, उनकी पहचान क्या है? और चुनाव नतीजे आने के बाद विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे रेसलर्स ने क्या कहा। सबसे पहले आपको दिखाता हूं चुनाव नतीजे आने के बाद क्या हुआ। बृजभूषण शरण सिंह किस अंदाज में अपने घर से निकले। आज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव का नतीजा आया। कहने को तो बृजभूषण शरण सिंह का इससे कोई लेना देना नहीं था, उन्हें दूर रखने का वादा किया गया था। लेकिन चुनाव के नतीजों का जश्न बृजभूषण के घर पर ही हुआ। जो लोग चुनाव जीते वो पहले से बृजभूषण के घर पर मौजूद थे। WFI के अध्यक्ष पद पर संजय सिंह जीते हैं। संजय सिंह के सामने राष्ट्रमंडल खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट अनीता श्योराण खड़ी थी। लेकिन कुल 47 वोटों में से संजय सिंह को 40 वोट मिले और अनीता श्योराण को सिर्फ 7। जैसे ही नतीजा आया, बृजभूषण शरण सिंह के घर पर आतिशबाजी शुरू हो गई, सेलिब्रेशन शुरू हुआ। पॉल्यूशन के कारण दिल्ली में पटाखे जलाने पर पाबंदी है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के लिए नियम कानून का कोई मतलब नहीं है। जमकर आतिशबाजी हुई, पटाखे चलाए गए और फिर बृजभूषण शरण सिंह एक जंग के विजेता की तरह घर से बाहर निकले। जो संजय सिंह चुनाव जीते थे वो बृजभूषण के पीछे पीछे चल रहे थे।
बाकी पदाधिकारी भी नेताजी के अगल बगल में खड़े थे। जो जीते हैं उनके गले में कोई माला नहीं थी, उनके ऊपर किसी ने फूल नहीं बरसाए। सारी मालाएं बृजभूषण के गले में थी और फूल भी नेताजी पर बरस रहे थे। जबकि बृजभूषण को WFI के चुनाव से दूर रहने को कहा गया था, लेकिन घर से बाहर आते ही बृजभूषण शरण सिंह ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ विक्ट्री का साइन दिखाया, मूंछों पर ताप दिया और इसके बाद कहा, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। दबदबा तो भगवान का दिया हुआ है। बृजभूषण जब डायलॉग मार रहे थे तब जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं संजय सिंह, वो नेताजी के डायलॉग डिलीवरी पर वाह कर रहे थे। संजय सिंह ने कहा वो चुनाव जीते हैं, लेकिन कुश्ती की आत्मा तो बृजभूषण ही है। बृजभूषण ने कहा अब कुश्ती संघ का राहु काल खत्म हो गया। उनकी जीत पर हर अखाड़े में पटाखे फूट रहे हैं। अब कुश्ती में नई जान आएगी। आज हिंदुस्तान के लगभग हर अखाड़े पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, सारे अखाड़ों पर ऐसे ही पटाखे दग रहे हैं। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है, देश की जनता की जीत है। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है। देखिए 11 महीने का कुश्ती पर ग्रहण लगा था। आज ये ग्रहण 11 महीने 3 दिन के बाद समाप्त हो गया और कुश्ती ऊंचाई पर गई थी तो पहलवानों की बदौलत गई थी। पहलवान थोड़ा सा हतोत्साहित थे, लेकिन वो पहलवान करंट में आने में उनको देर नहीं लगेगा और 10 दिन के अंदर माहौल जो है कुश्ती का फिर बदल जाएगा और फिर हम ओलंपिक में वही प्रदर्शन करेंगे जो देश हमसे चाहता है। दबदबे का दावा करने वाले दबंग बृजभूषण शरण सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने धरने पर बैठने वाले रेसलर्स को, उन पर इल्जाम लगाने वाली महिला पहलवानों को चिढ़ाने का पूरा इंतजाम किया था। आतिशबाजी का इंतजाम तो था ही। बृजभूषण ने अपने घर पर कुछ साधुओं को भी बुला रखा था और इसके बाद उन्होंने साधु संतों के बीच खड़े होकर नारे लगाए, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। वैसे तो आज रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव में वोटिंग हुई, वोटिंग के आधार पर ही नतीजे आए, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने पहले से ऐसे इंतजाम कर लिए थे कि उनके लोगों की हार की संभावना कतई नहीं थी, जीत की गारंटी थी। इसलिए बृजभूषण शरण सिंह ने पहले से वो डायलॉग भी रट लिए थे जो रिजल्ट आने के बाद उन्हें मारने थे। वो जो दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा, ये भगवान का दिया हुआ है, ये डायलॉग वो बार बार बोल रहे थे। ये पूरी तरह स्क्रिप्टेड था क्योंकि इसके पोस्टर्स उन्होंने एडवांस में छपा लिए थे। जैसे ही चुनाव के नतीजे आए उसके कुछ ही मिनट बाद फेडरेशन के नए अध्यक्ष ने वो पोस्टर बृजभूषण के घर की दीवारों पर चिपका दिए। बृजभूषण के बेटे ने ट्विटर पर इस पोस्टर को अपलोड कर दिया और फिर बृजभूषण शरण सिंह बार बार यही नारा लगाने लगे। दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। बृजभूषण शरण सिंह नारे लगाकर, मीडिया के सामने शेखी भगाकर, विरोध करने वाले रेसलर्स को अपनी ताकत का एहसास करवाकर अपने घर में वापस चले गए। इसके बाद दूसरों का नंबर आया। फिर वो बोले जो चुनाव जीते हैं, WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह पुरानी फेडरेशन में बृजभूषण शरण सिंह के आंख नाक कान थे। इससे पहले वो उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के वाइस प्रेसिडेंट थे।
वाइस प्रेसिडेंट भी वो बृजभूषण की कृपा से बने थे। उनके सबसे खास आदमी थे, नाक के बाल थे। क्योंकि सरकार ने बृजभूषण शरण सिंह के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी, फिर बृजभूषण अपने बेटे को फेडरेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अगर वो न बने तो दामाद को अपनी कुर्सी पर बैठाना चाहते थे, लेकिन खेल मंत्रालय ने उससे कह दिया था वो न खुद चुनाव लड़े, न अपने किसी परिवार वाले को चुनाव लड़वाएं। मतलब मंत्रालय चाहता था कि बृजभूषण शरण सिंह का कुश्ती संघ से दबदबा खत्म हो जाए, लेकिन बृजभूषण ने एक रास्ता निकाल लिया। परिवार वाले ना सही, बेटा ना सही, दामाद ना सही, परिवार जैसे व्यक्ति को तो चुनाव लड़ाना जा सकता है, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने यूपी कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष संजय सिंह को आगे किया और संजय सिंह को चुनाव जिताने में कामयाब हुए। अब संजय सिंह वही करेंगे जो बृजभूषण शरण सिंह कहेंगे, और ये आज की तस्वीरों में ये साफ दिखाई दे रहा था। फिर WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह ने चुनाव जीतने के बाद ये काम दिखाना भी शुरू कर दिया। संजय सिंह ने कहा बृजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, कुश्ती को बहुत आगे बढ़ाया। अब कुश्ती संघ बृजभूषण शरण सिंह की गाइडेंस में चलेगा, क्योंकि देश के 90% से ज्यादा पहलवान बृजभूषण के साथ हैं। तो दबदबा तो है, दिख रहा है ना कि दबदबा तो कायम हो गया। दबदबा है और दबदबा रहेगा, भगवान ने दे रखा है। सच्चाई का दबदबा रहेगा। सच्चाई का, सत्य की जीत हुई है तो दबदबा हमेशा कायम रहेगा। अगला सिंह जी का कितना योगदान है, किस तरीके से सब योगदान उन्हीं का है। कुश्ती के लिए वो जीते हैं, कुश्ती के लिए वो मरते हैं। 12 साल उन्होंने कुश्ती के लिए अपना सब कुछ वो किया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। आप कागज से मिटा सकते हैं अध्यक्ष उनका नाम, पहलवानों के दिल से अध्यक्ष का नाम नहीं मिटा सकते। बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप पहलवानों द्वारा लगाया गया। वो कोर्ट में है, कोर्ट उसका निराकरण करेगा। कुश्ती के जितने भी रुके हुए कार्य हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 1 साल बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है, अभी तुरंत हम लोग नेशनल की घोषणा करेंगे, अंडर 14 और जूनियर के बच्चों की। और कुश्ती के लिए जो भी काम करना है वो काम करेंगे। नए अध्यक्ष कह रहे थे न तो कुश्ती संघ से बृजभूषण का नाम हटा सकते हैं और ना ही नए अध्यक्ष अपने पास खड़े बृजभूषण के बेटे और दामाद को हटा सकते हैं। बृजभूषण सिंह, उनका परिवार, उनका बेटा, उनका दामाद, उनके दोस्त आज हंस रहे थे, और वो जिन लोगों को रुलाना चाहते थे, जिनकी आंख में वो आंसू देखना चाहते थे, जिनके दिल को वो दर्द देना चाहते थे, आज वो वाकई में रोए। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक बृजभूषण की बातें सुन रहे थे, उनके चेहरे देख रहे थे, उनकी आंख में आंसू थे। तीनों रेसलर्स हिम्मत जुटाकर कैमरों के सामने आए, लेकिन बहुत देर तक खुद को संभाल नहीं पाए। बोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन तीनों में से कोई भी 2-3 मिनट से ज्यादा बोल नहीं पाया। सबने कहा अब और हिम्मत नहीं है, अब उम्मीद नहीं है, हम हार गए, पता नहीं हमारे देश में न्याय कहाँ मिलता है, किससे मिलता है। सारे दरवाजे खटखटा लिए, अब कहाँ जाएं? जो आरोपी हैं, जो गुनहगार हैं, वो जीत कर ठाके लगा रहे हैं, हमारी बेबसी पर हंस रहे हैं। उनकी चिंता थी अब रेसलिंग का क्या होगा, कुश्ती में जाने वाली लड़कियों का क्या होगा, वो नहीं जानते। साक्षी मलिक ने तो अपने शूज खोलकर टेबल पर रख दिए, आंखों में आंसू थे, रोते रोते बोली अब कभी रिंग में नहीं उतरेगी, अब कभी मैट पर दिखाई नहीं देगी, अब वो पहलवानी छोड़ देगी। और इतना कहकर वो रोते हुए उठकर चली गई। अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। हालांकि इससे पहले 1 मिनट में साक्षी मलिक ने अपनी पूरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह ने उस शख्स को अध्यक्ष बनवा लिया जिस पर वो अपने बेटे से भी ज्यादा भरोसा करता है। जो अब अध्यक्ष बना है वो पहले भी बृजभूषण के साथ था, आगे भी रहेगा। फेडरेशन पर पहले भी कब्जा बृजभूषण का था, अब भी बृजभूषण का ही रहेगा।
इसलिए अब किससे लड़ें, हम खुद मैदान छोड़ देते हैं। हिम्मत बन बहुत साल लगे ये हिम्मत बनाने के लिए, इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया। लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी प्रिय है, उसका राइट हैंड यूँ मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो ये लड़ाई है ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। साक्षी को रोते देख विनेश फोगाट की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला। विनेश ने कहा उन्होंने बहन बेटियों का सम्मान बचाने के लिए जो किया जा सकता था वो सब किया। पहले सरकार को बताया, जब वहां बात नहीं बनी तो धरने पर बैठे, सर्दी में सड़क पर सोए, बारिश में भीगे, फिर सरकार के साथ बंद कमरे में बात की, पूरी बात बताई, भुक्तभोगी लड़कियों से बात करवाई, कोर्ट कचहरी गए, लेकिन आज जो नतीजा आया उसके बाद हिम्मत टूट गई। इतना कहते कहते विनेश का गला भी भर आया। उन्होंने कहा अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे देश में न्याय कहाँ मिलता है, क्या करें, क्या कहें, कहाँ जाएं। आज जो फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना है संजय सिंह, स्टार्टिंग से वो लोग बोल रहे थे कि हम बनेंगे, हमें पता थी, उसकी पावर पता है, उसका पोजीशन पता है, लेकिन दुख होता है कि देश में ऐसे लोगों को स्थान मिल रहा है, पद मिल रहा है। बृजभूषण का राइट हैंड है, उसके बेटे से भी ज़्यादा खास है, उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा, और जो चीज़ें पर्दे के पीछे होती आई हैं वो अब खुले में होगा। और दुख होता हमें इस बात का कि हम इतनी लड़ाई लड़के भी हम कोई सुधार नहीं कर पाए हमारी रेसलिंग में। आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। हमें नहीं पता हमारे देश में न्याय कैसे मिलता है। सड़क से लेके रेसलिंग मैट से लेके बंद कमरों से लेके हमने हर किसी को अपनी बात बताई है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा सड़क के ऊपर आ गए, हमने हर तरीके से कोशिश की है। जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है हमने उनको क्लियरली बताया है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, प्लीज आप कुछ करिए। पूरे देश को पता होते हुए भी ऐसे लोग जो शोषण कर रहे हैं, महिलाओं का करते आए हैं, उनको फिर से संवैधानिक पदों पे बिठाया जा रहा है, उनको स्पोर्ट्स में जगह दी जा रही है। बड़ी दुख की बात आज हमारे रेसलिंग का जो भविष्य है वो अंधकार में है। इसमें कोई शक नहीं कि साक्षी ने, विनेश ने, उनके बाकी साथियों ने, बजरंग पूनिया ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, लेकिन वो क्या करे, खेल मंत्रालय ने उनसे जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। हालांकि बजरंग पूनिया ने कहा कि एक लड़ाई हारे हैं लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी है। बजरंग ने कहा अब उन्हें अपने लिए नहीं, कुश्ती की अगली पीढ़ी के लिए लड़ना है। बजरंग पूनिया ने कहा आज निराशा हाथ लगी है, लेकिन उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, कोर्ट से उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। हम सिर्फ सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे, हम बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि भाई बेटियों को न्याय मिलेगा।
क्योंकि जिस हिसाब से पूरे तंत्र ने काम किया है, बेटियों को तोड़ने का काम अभी भी चल रहा है। आज WFI के चुनाव देख लिया आपने, उसी का आदमी बना है। उसके बावजूद जब खेल मंत्री जी के सामने 15-20 लड़कियों ने अपनी आप बीती बताई थी, आज 6 लड़कियां हैं, 6 लड़कियों में भी तोड़ने पे पूरा जोर लगाया जा रहा है। आज तो WFI के चुनाव में किया है, धीरे धीरे उसको कोर्ट से भी बरी करवा देंगे, मुझे लग रहा है जो। लेकिन फिर भी हमें भरोसा है न्यायपालिका पर, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारे देश में न्याय बचा है वो सिर्फ न्यायपालिका में ही बचा है। तो हमें अब भी उससे उम्मीद है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से। तो हमें लगता है कि हमें जो बहन बेटियों को जो न्याय की लड़ाई है, जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है ना, हमने जो लड़ाई लड़ी, मुझे लगता है कि आने वाली 1-2 पीढ़ियों को और लड़नी पड़ेगी। जाहिर है प्रेस को लगता था कि उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को अपनी सारी बात बता दी, खेल मंत्री के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, तो एक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन आज उनका दिल टूट गया। आज वो ज्यादा बात नहीं कर पाए, ज्यादा कुछ नहीं कह पाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी खत्म हो गई, वो बाहर निकल गए और उसके बाद जो तस्वीरें आई उसने सबका दिल तोड़ दिया। साक्षी मलिक जब वहां से निकली तो जोर जोर से रोने लगी। रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी आहत थी, इतनी दुखी थी, उनके मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ आंखों से आंसू बहते रहे। साक्षी कुछ तो बोलो। साक्षी मुझे पता है आपने कितनी मेहनत की है, लेकिन आपको लगता है कि ये सालों की मेहनत सब त्यागते हुए दुख कितना है? जल्दी साक्षी कुछ तो बोलो। साक्षी मुझे पता है आपने कितनी मेहनत की है, लेकिन आपको लगता है कि ये समाधान नहीं है। आप इस देश की कुश्ती को छोड़ने का फैसला ले रही हैं। आपके लिए आपको लगता है ये बहुत बड़ा सवाल है। साक्षी सालों की मेहनत सब त्यागते हुए दुख कितना है? जल्दी साक्षी कुछ तो बोलो। साक्षी मुझे पता है आपने कितनी मेहनत की है, लेकिन आपको लगता है कि ये सालों की मेहनत सब त्याग। रिपोर्टर्स पूछते रहे, साक्षी रोती रही, और दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह से साक्षी मलिक को लेकर सवाल पूछा गया। उन्हें यह बताया गया कि साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का फैसला लिया है। तो बृजभूषण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ये कह दिया कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं। उससे मेरे को क्या लेना देना भाई, अपने और इसके बाद बृजभूषण फिर सामने आए तो कुश्ती को लेकर लंबी चौड़ी बातें करने लगे, बड़े बड़े दावे किए। कहा जो 3-4 लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं वो अब पहलवान नहीं रहे, उनकी पहलवानी अब खत्म हो चुकी है। मैं नई चुनी हुई जो नई फेडरेशन है उससे चाहूंगा कि 11 महीने 3 दिन का कुश्ती पर ग्रहण लगा था, सारी गतिविधि बंद हो गई थी, यहाँ तक कि कैंप बंद हो गए थे, और कई ऐसे टूर्नामेंट हैं जो ना होने से बच्चों का करियर खराब हो रहा है। जैसे अंडर 15 और जूनियर का नेशनल नहीं हो पाया, और नेशनल नहीं हुआ तो स्टेट भी नहीं हुआ। तो मैं चाहूँगा कि 31 दिसंबर के पहले ये 2 टूर्नामेंट ये लोग करावें, और जो माहौल कुश्ती का खराब हो गया था उसको सही करें। पहलवान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके ही राइट हैंड को प्रेसिडेंट बना दिया गया। 3-4 पहलवान कर रहे हैं, देश के 99.9% पहलवान मेरे साथ हैं। वो पहलवान नहीं, वो बीत चुके पहलवान हैं। वो ये कह रहे हैं आपको कोर्ट से भी बेल मिल जाएगी। ये अभी ये सवाल तो हुआ नहीं। आप अब कोर्ट का मामला यहाँ एलिगेशन लगा रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो एलिगेशन आपने भी लगाया था उस समय। इसके अलावा क्या कहेंगे, अब आगे कैसे कहना था, जो हो गया ना। बृजभूषण ने जो कहा वो करके दिखा दिया। ये साबित कर दिया कि कुश्ती संघ में दबदबा तो उनका ही रहेगा। लेकिन आज देश के लिए मेडल जीतने वाली बेटियों के आंसू देखकर हर किसी का दिल रोया होगा। यौन शोषण का आरोपी बृजभूषण शरण सिंह अट्टहास कर रहा था, यह देखकर सबको सिस्टम की बेबसी पर गुस्सा तो आया होगा। बृजभूषण ने पहले ही कहा था कुश्ती पर उनका दबदबा है और रहेगा। देश का नाम रोशन करने वाली पहलवान बेटियों से वादा किया गया था कि रेसलिंग फेडरेशन को बृजभूषण के चंगुल से आजाद कराया जाएगा। लेकिन हम सबने देखा कुश्ती संघ का चुनाव जीतने के बाद संजय सिंह अपने आका के घर दिखाई दिए, मालाएं
ब्रजभूषण के गले में थी। जीत का अहंकार भी ब्रजभूषण के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उनकी तैयारी पूरी थी। वो जानते थे कि उनका चेला चुनाव जीतेगा, क्योंकि वोटर उनके थे, सिस्टम उनका था। ब्रजभूषण 6 बार के सांसद हैं, चुनावी राजनीति के दांव पेच अच्छी तरह जानते हैं। 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेज चलाते हैं, कई बार जेल जा चुके हैं, बाहुबली है। उनका दावा है कि वो दबदबे से बीजेपी को चुनाव जिता सकते हैं, और अगर उन्हें किनारे करने की कोशिश की गई तो वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, 4-5 सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कारनामा वो पहले करके दिखा चुके हैं। बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह मानते हैं कि उनके सामने धरने पर बैठने वाली लड़कियों की कोई हैसियत नहीं है। वो मानते हैं ये जो चैंपियन है, ये जो पहलवान है, ये लड़कियां बीजेपी के किसी काम की नहीं है। इनके पास न वोट है न सपोर्ट है, इनके रोने धोने से क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जीत के गुरूर में, कब्जे के नशे में ब्रजभूषण शरण सिंह कुछ भूल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ जो चार्जशीट फाइल की है वो बहुत खतरनाक है। लड़कियों ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, वो बहुत गंभीर हैं। अगर वो ये सोचते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव जीतकर, अपनी ताकत दिखाकर वो आरोप लगाने वाली लड़कियों को, पहलवानों को डरा देंगे, गवाहों को धमकाकर पलटवा देंगे, तो वो गलतफहमी में है। रेसलिंग फेडरेशन में ब्रजभूषण के कब्जे की चिंगारी आग बनकर भड़केगी। साक्षी और विदेश के आंसू अदालत में तेजाब बनकर बरसेंगे। कहते हैं भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। कानून के लंबे हाथ जब ब्रजभूषण तक पहुंचेंगे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। अब एक अच्छी खबर आपको बताता हूं। नए साल में रामलला अपने जन्म स्थान पर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन यह साल खत्म होने से पहले 30 दिसंबर को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में बने नए एयरपोर्ट को इनॉग्रेट करने के लिए 30 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे, और इसके बाद 5 जनवरी से दुनिया भर के राम भक्त हवाई जहाज के जरिए, फ्लाइट के माध्यम से अयोध्या पहुंच सकेंगे। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड का रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार है। मोदी नए रेलवे स्टेशन से 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे के वक्त प्रधानमंत्री मोदी रामलला के दर्शन करेंगे, अयोध्या के विकास कार्यों का जायजा लेंगे, राम मंदिर के निर्माण के काम की समीक्षा करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या में नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। मोदी के दौरे को देखते हुए अयोध्या में वॉर फुटिंग पर काम हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर बजरंगबली की पूजा की। उसके बाद योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन के लिए गए। फिर उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का जायजा भी लिया। सारे कामों के डेडलाइन के बारे में पूछा। योगी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक अपडेट दिया, और इसके बाद योगी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या प्रशासन के साथ विकास कार्यों का रिव्यू किया। योगी ने अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा 30 तारीख को प्रस्तावित है। उसके दृष्टिगत आज जो जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जाएंगे उन सब जो स्थल है उनका निरीक्षण किया गया। तो उस दिन एयरपोर्ट का उद्घाटन और रेलवे स्टेशन में 2 हमारी रेल हैं उनको झंडा दिखाया जाना। तो इस कार्यक्रम के दृष्टिगत दोनों जगहों को मुख्यमंत्री ने स्वयं देखा और डायरेक्शंस दिए किस प्रकार से तैयारी की जानी है, कैसे उस दिन रूट पे साज सजावट होनी है,
सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था होनी है, जो जनसभा होनी है उसमें किस प्रकार से वहाँ मैनेजमेंट बेहतर है चीज़ों का, इन सब मुद्दों को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी की विजिट थी और उसके बाद उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और उसमें उन्होंने डायरेक्शन दिए। अयोध्या में बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से फिलहाल बंद रखा गया है, लेकिन आप अयोध्या में बने रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा किसी एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि अयोध्या में सिर्फ भगवान राम का भव्य मंदिर नहीं बन रहा, पूरी अयोध्या का कायाकल्प हो गया है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार अयोध्या के नए रेलवे स्टेशन पर गई। रुचि ने बताया कि 240 करोड़ की लागत से बने इस रेलवे स्टेशन में यात्रियों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सारी मॉडर्न फैसिलिटीज मिलेगी। ये देश के सबसे भव्य और सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन में से एक होगा। अयोध्या में प्रभु श्री राम के नाम से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, तो भव्य रेलवे स्टेशन भी बनाया जा रहा है। ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। 240 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है। 10,000 स्क्वायर मीटर में फैला है। अब ये किस तरह का रेलवे स्टेशन है? पूरा स्टेशन जो है एसी है और जैसे एयरपोर्ट पे सुविधाएं होती हैं उसी तरह की सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन पे है। और ये सामने गेट नंबर 1 है, फिर गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 3 है। आइए देखते हैं कि अंदर ये रेलवे स्टेशन किस तरह बनाया गया है। ये रेलवे स्टेशन का ग्राउंड फ्लोर है। इसमें फूड प्लाजा बनाया गया है, वेटिंग हॉल्स हैं, पानी के पूरे इंतज़ाम है, टॉयलेट्स हैं और यहाँ पर लिफ्ट लगाई गई है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है और जो सामान रखने के लिए क्लॉक रूम्स हैं यहाँ पर, और यात्रियों की सुविधा के लिए सभी इंतज़ाम किए गए हैं। इस तरह से गेट से यात्री अंदर आएंगे और सीधे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और सामने उनको ट्रेन मिलेगी। अब ये जहाँ पर हम इस समय पहुँचे हैं ये मध्य फ्लोर है। इसमें आपको फूड प्लाजा दिखाई देगा। इसमें वेटिंग हॉल्स हैं, रिटायरिंग रूम है, महिलाओं के लिए अलग से इसमें रिटायरिंग रूम्स बनाए गए हैं और बहुत ही सुंदर वर्ल्ड क्लास स्टेशन ये बन के तैयार हुआ है। और यहाँ से ये जो बीच का फ्लोर है, यहाँ से आप नीचे देखेंगे तो बहुत ही सुंदर ये स्टेशन दिखाई देगा। ऐसा नहीं लगेगा कि किसी रेलवे स्टेशन पे आए हैं, आपको लगेगा कि कोई एयरपोर्ट पे आ गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राज्य सरकार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह की तैयारियों में पूरी तरह जुटी हुई है। कार्यक्रम में 7,000 मेहमानों को न्योता दिया गया है। इसमें विरोधी दलों के बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। विपक्ष के जिन नेताओं को बुलाया गया है, अब उनके सामने टेंशन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समारोह के मुख्य यजमान हैं, उस कार्यक्रम में जाएं या ना जाएं। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जिन लोगों को इन्विटेशन भेजा गया है उनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम भी है। इस ऐतिहासिक प्रोग्राम में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह और एच.डी. देवेगौड़ा के पास इन्विटेशन पहुंच चुका है। अगले कुछ दिनों में सभी पार्टियों के अध्यक्षों को भी इन्विटेशन भेजा जाएगा। हालांकि कांग्रेस के नेताओं के पास न्योता पहुंच चुका है, लेकिन अब पार्टी के नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि इस पर क्या कहें। आज दिग्विजय सिंह ने इस बात का गोलमोल जवाब दिया कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सोनिया गांधी जाएंगी या नहीं। दिग्विजय ने कहा यह कार्यक्रम ट्रस्ट का है, बीजेपी का नहीं। अब उनकी पार्टी के नेता तय करेंगे कि वो खुद अयोध्या जाएंगे या फिर कांग्रेस का डेलीगेशन इसमें हिस्सा लेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग इसको ये तो कोई किसी पार्टी का ट्रस्ट तो है नहीं, ये तो नेशनल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित, इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है। और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव इस मामले में, निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। जो सच्चे भक्त हैं, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे आडवाणी जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनको निमंत्रण नहीं जाएगा। वैसे आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को पहले ही कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जा चुका है, ये बात सबको पता है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार खुद उन्हें इनवाइट करने गए थे,
लेकिन दिग्विजय सिंह की मुश्किल समझी जा सकती है। अब आपको कांग्रेस की एक और नेता रंजीत रंजन की बात सुनाता हूं। रंजीत रंजन कांग्रेस की सांसद हैं। उन्होंने कहा भगवान राम बीजेपी के पेटेंट नहीं है, भगवान सबके हैं। ट्रस्ट के न्योते का कांग्रेस सम्मान करती है, लेकिन अयोध्या जाना है या नहीं, इसका फैसला पार्टी के वो नेता खुद करेंगे जिन्हें इनविटेशन मिला है। अगर भाजपा वाले कह रहे हैं कि न्योता हमने भेजा है, तो भगवान से मिलने के लिए न्योते की जरूरत नहीं है। दूसरा, अयोध्या जाने के लिए भाजपा का पेटेंट नहीं है मंदिर कि हमें उनका न्योता मिलेगा तो हम जाएंगे। तीसरा, भगवान हम सबके हैं, किसी ने भगवान जी का पेटेंट नहीं कराया। चौथा, कि हम अयोध्या में जाके राम जी को पूछते हैं, दिल में पूछते हैं, घर में पूछते हैं, कि हम राम जी की मूर्ति के साथ पूछते हैं। ये हमारा राइट है, हमको जैसे मन करेगा हम वैसे पूजेंगे। भाजपा बोलेगी यहाँ आ जाओ, यही नहीं आ जाओ, ये भगवान को मानने के लिए ये आप अपनी तानाशाही नहीं चला सकते हैं। अगर ये इनविटेशन वहाँ के जो अयोध्या की संस्था उन्होंने दिया है, हम उसका बिल्कुल सम्मान करते हैं, और ये हमारी पार्टी और हमारे लीडर तय करेंगे, उनकी श्रद्धा तय करेगी कि उनको राम जी की पूजा किस वे से करनी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अब तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिला है या नहीं, ये तो क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा अगर निमंत्रण आएगा तो अखिलेश यादव जरूर जाएंगे, क्योंकि अखिलेश तो बहुत बड़े राम भक्त हैं। वो खुद प्रभु राम को इमाम हिंद मानते हैं। अगर बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। आप ये मत समझिए कि रामचंद्र जी का ठेका बीजेपी ने ले रखा है। मेरे नेता उनसे ज्यादा आस्था रखते हैं रामचंद्र जी पे, सब उनके शरण में जाते हैं। आप उन्हें भगवान मानती हैं, मैं इमाम हिंद कहता हूं, तो लेकिन उनको कंट्रोवर्सी में अल्लाह के वास्ते मत डालिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण पर आज मायावती ने भी खुशी जाहिर की, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया जैसे वो राम मंदिर बनने का स्वागत कर रही हैं, वैसे ही अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के उद्घाटन का भी स्वागत करेंगी। मायावती ने कहा इन मुद्दों पर राजनीति ठीक नहीं है, इससे देश का नुकसान होगा। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का जो अगले महीने उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, तो उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है। और यहाँ अयोध्या में कोर्ट के आदेश पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई जमीन पर जब भी मस्जिद का निर्माण होता है, तो तब उसके उद्घाटन का भी हमारी पार्टी कोई ऐतराज नहीं करेगी। अर्थात हमारी पार्टी सभी धर्मों के स्थलों का पूरा सम्मान करती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसकी आड़ में जो राजनीति की जा रही है, जो घिनौनी राजनीति की जा रही है, ये अति दुखद व चिंतनीय भी है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अपना देश कमजोरी होगा, मजबूत नहीं। पहले विरोधी दलों के नेताओं को लग रहा था कि सरकार इस प्रोग्राम में ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को नहीं बुलाएगी। 2 दिन पहले ही इंडिया अलायंस की मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई थी कि राम मंदिर का निर्माण का मुद्दा बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाएगा, इसे कैसे टैकल किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए। चूंकि 2 दिन पहले तो न्योता नहीं मिला था, इसलिए विरोधी दलों के नेताओं को लग रहा था कि अगर नहीं बुलाया गया तो ये कह पाएंगे कि सरकार ने भगवान राम के काम में भी राजनीतिक विद्वेष दिखाया, और वो फिर कहते हैं कि ये भगवान राम के आदर्शों के खिलाफ है। बीजेपी राम की बात करती है लेकिन उनके आदर्शों पर नहीं चलती है। लेकिन अब न्योता मिल गया तो मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि जाएंगे तो बीजेपी नेता कहेंगे जो पहले प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे, वो अब राजनीतिक फायदे के लिए प्रभु की शरण में आ गए हैं। ये बीजेपी की सफलता है। अगर नहीं जाएंगे तो अमित शाह डायलॉग दोहराएंगे जो उन्होंने लोकसभा में कहा था कि भारत की आत्मा को समझने के लिए दिल में भारत होना चाहिए। इटली का दिल प्रभु राम को कैसे समझ पाएगा। आज की एक और खबर अरविंद केजरीवाल के बारे में है। जैसा पहले से तय था उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुए।
शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 18 दिसंबर को दूसरा समन भेजा था। उन्हें आज पेश होने को कहा गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कल ही भगवंत मान के साथ पंजाब निकल गए थे। वो 10 दिन तक पंजाब में विपश्यना करेंगे। 30 दिसंबर तक किसी के संपर्क में नहीं रहेंगे। लेकिन विपश्यना में जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को सम्मन का जवाब लिख कर गए, जो आज ईडी के दफ्तर में पहुंचा। अपने जवाब में केजरीवाल ने ईडी के सम्मन को गैर कानूनी बताया, सम्मन की टाइमिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, ये जानते हुए कि वो विपश्यना के लिए जा रहे हैं, उन्हें 21 दिसंबर को बुलाया गया और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा सके, उन्हें बदनाम किया जा सके। केजरीवाल ने ईडी से पूछा कि उन्होंने पिछले सम्मन के जवाब में ईडी से जो जानकारी मांगी थी उसका जवाब उन्हें क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने लिखा, सम्मन का कोई आधार नहीं है, ये राजनीतिक बदले की भावना से भेजा गया है, इसलिए इसे वापस लिया जाए। केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने को बीजेपी ने इशू बनाया। संबित पात्रा ने कहा केजरीवाल फिर भाग गए। पिछली बार भी उन्होंने चुनावों को बहाना बनाया था, लेकिन उन्हें 1% वोट भी नहीं मिले। पात्रा ने कहा केजरीवाल कब तक भागेंगे, अंत में कानून के लंबे हाथ उन तक पहुंच ही जाएंगे। केजरीवाल को विपश्यना के बाद जेलासन की तैयारी कर लेनी चाहिए। वो विपासना के लिए जा रहे हैं, इसलिए ईडी की इतनी हिम्मत कि आप मुझे पूछताछ के लिए बुला ले। वाह अरविंद केजरीवाल जी, आप कभी चुनाव के लिए जाएंगे, आप कभी दिवाली मनाएंगे, आज आप विपासना के लिए जाएंगे और इस कारण से आप गवर्नेंस में भाग नहीं लेंगे और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे। ए फॉर अरविंद, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी। और अरविंद और अकाउंटेबिलिटी कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। केजरीवाल एंड कर्तव्य विल नेवर ट्रैवल टुगेदर। यहां विपासना के पीछे छुपने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कुशासना और विपासना साथ साथ कभी नहीं चल सकता है। यदि आपने कुशासना किया है तो बाद में जेलासना होगा ही होगा। कुशासन करके विपासना करने जा रहे हैं, कुशासना एंड विपासना। चिंता मत करिए केजरीवाल जी, जेल में इन सारे आसनों की व्यवस्था है। विपासना जेल में भी कराया जाता है। मैं बताता हूं क्यों वो ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी का तो आपने देखा ही है, क्योंकि अभी केजरीवाल जी को लग रहा है कि गियो तो गियो, मनीष तो गियो, सत्येंद्र जैन भी गियो, और तो और संजय जी भी गियो। सबसे इसलिए उपाय यही है कि भागियो भागियो भागियो, किसी भी कीमत पे मुझे भाग जाना है, मगर कब तक भागियो, कित्थे कित्थे भागियो, कहां कहां भागोगे, कितना होशियार बन के होशियारपुर भागोगे, कहीं भी भागोगे याद रखिए केजरीवाल जी, कानून के हाथ लंबे होते हैं। इसलिए ये बहाने देके भागने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी छोड़ दे। सत्ता शराब इंडी अलायंस का मौसम खराब, सत्ता शराब इंडी अलायंस का मौसम खराब, तभी इधर उधर भाग रहे हैं आली जनाब। संबित पात्रा को जवाब दिया आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने। राघव चड्ढा ने कहा शराब घोटाले का केस फर्जी है, सीबीआई और ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। चड्ढा ने कहा कि केजरीवाल को जो समन भेजा गया है वो ईडी का नहीं बल्कि बीजेपी का समन है। पिछले समन्स के जवाब में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखकर उन्हें जवाब में सवाल पूछे कि आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, बतौर गवाह बुला रहे हैं या बतौर अक्यूज बुला रहे हैं, किस मामले में बुला रहे हैं। कोई उस सवालों का जवाब नहीं आता है, उल्टा एक और समन आ जाते हैं। ऐसे समय समन भेजा जाता है जब एक हफ्ता पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषित कर दिया था, सबको पता था कि अरविंद केजरीवाल जी 10 दिन के लिए विपश्यना पे जा रहे हैं। वे हर साल जाते हैं, 25 साल से विपश्यना पे जाते हैं, घोषित था। इसका मतलब यह है कि जानबूझकर ऐसे समय समन भेजा गया एजेंसी द्वारा, क्योंकि इनकी नीयत जांच की नहीं है, नीयत अरविंद केजरीवाल को फंसाने की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की है।
बीजेपी के नेता समन्स आने से पहले मीडिया में यह घोषित कर देते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल जी को समन्स भेज रहे हैं। समन वाली तारीख पे बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिल्लाने लग जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी नहीं आएंगे, आज नहीं आ रहे हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि यह समन एजेंसी नहीं भेज रही है, यह समन तो बीजेपी भेज रही है। पूरा का पूरा मसला जो है वो लीगल नहीं है, पॉलिटिकल है। इस इलीगल समन को एजेंसियों द्वारा विड्रॉ किया जाए। असल में अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो जब भी ईडी के सामने पेश होंगे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। केजरीवाल जाहिर है जेल जाने से बचना चाहते हैं। ईडी उन्हें फिर समन भेजेगी, वो फिर नहीं जाएंगे, फिर ईडी कोर्ट जाएगी, कोर्ट से आदेश लेगी। चूंकि हेमंत सोरेन को ईडी खनन घोटाले के केस में 6 बार समन भेज चुकी है, इसके बाद भी हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए और ईडी ने अब तक उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया। इसलिए केजरीवाल को लगता है कि उन्हें भी इसी तरह से समन मिलते रहेंगे, वो बार बार कोई बहाना बनाकर निकलते रहेंगे। असलियत यह कि केजरीवाल किसी तरह 5 महीनों का वक्त निकालना चाहते हैं, चुनाव तक गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं। अब ये ईडी पर डिपेंड करेगा कि वो कब कोर्ट में अपील करती है और अदालत क्या आदेश देती है। केजरीवाल के आज की चिट्ठी से तो यही संकेत मिलता है कि जब भी मामला कोर्ट में आएगा वो कहेंगे लोकसभा के चुनाव में बिजी हैं, उन्हें उसके बाद बुलाया जाए। उनके और ईडी के बीच चोर सिपाही का, लुका छिपी का ये खेल लंबा चलेगा। उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जमीन पर अब गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। लखनऊ की पॉश कॉलोनी में मुख्तार अंसारी की करोड़ों की जमीन सरकार ने जब्त कर ली है। योगी आदित्यनाथ ने इस जमीन को लखनऊ विकास प्राधिकरण के हवाले कर दिया है और इस जमीन पर गरीबों के लिए सस्ते घर बनाने का निर्देश दिया है। एलडीए ने भी काम शुरू कर दिया है, पूरा प्लान तैयार है, घरों का नक्शा बन चुका है, जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बताया कि लखनऊ के पॉश इलाके डालीबाग में मुख्तार अंसारी ने करीब 20,000 स्क्वायर फीट जमीन पर इलीगल तरीके से कब्जा किया हुआ था। इसकी कीमत 20 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन अब इस जमीन पर बने घर सिर्फ 4,20,000 रुपए में गरीबों को मिलेंगे। लखनऊ का ये पॉश इलाका है डालीबाग और यहाँ ये बेनामी संपत्ति माफिया मुख्तार अंसारी की थी, जिसे गाजीपुर के डीएम ने सीज किया था। यहाँ बोर्ड भी लगा है कि गुंडा एक्ट के तहत ये बेनामी प्रॉपर्टी सीज की गई है। अब ये ज़मीन लखनऊ विकास प्राधिकरण को मिल गई है और अब योगी सरकार इस 20,000 स्क्वायर फीट बड़ी ज़मीन पर गरीबों के लिए सस्ते फ्लैट बनाएगी। अब एलडीए यहाँ 2 टावर बनाएगा जिसमें 4-4 मंजिल होगी। 72 फ्लैट्स बनाए जाएंगे जो गरीबों को दिए जाएंगे। एक की कीमत ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 4.5 लाख रुपए आएगी, जबकि ये बहुत लखनऊ का महंगा इलाका है। यहाँ इतने सस्ते में फ्लैट मिलना काफ़ी मुश्किल है। अब तक वैसे योगी सरकार माफिया मुख्तार अंसारी या उसके करीबियों की 600 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति या तो सीज कर चुकी है या उसमें बुलडोजर चल चुका है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि जमीन पर एलडीए को कब्जा मिलने के बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा और 1 साल में फ्लैट्स बनकर तैयार भी हो जाएंगे। वो 72 हम लोग ईडब्ल्यूएस के मकान बना रहे हैं और वो लैंड जो निष्क्रांत संपत्ति की थी वो लैंड एलडीए को मिली है, उस पे हम लोग 72 ईडब्ल्यूएस बना रहे हैं। जैसे कितनी जमीन है और ये क्या एनिमी प्रॉपर्टी थी, क्या इसका डिटेल? निष्क्रांत संपत्ति थी और निष्क्रांत संपत्ति के बारे में वो शासन से ही निर्णय हुआ, एलडीए को जमीन दी गई है, उसी पे हम लोग कर रहे हैं। गरीबों के लिए कैसे सस्ते मकान बनेंगे, कितने मकान बनेंगे? ये गरीबों के लिए 72 मकान बनाए जाएंगे। उसके बाद लॉटरी से जो हम लोग एंट्री लेंगे उसके बाद उनको देंगे। जब जब सरकार किसी माफिया की जमीन पर कब्जा करती है, माफिया की गैर कानूनी प्रॉपर्टी पर गरीबों के घर बनाए जाते हैं तो लोग अच्छा तो लगेगा। और योगी आदित्यनाथ ने काम कोई पहली बार नहीं किया है। इससे पहले इलाहाबाद में अतीक अहमद के कब्जे से जमीन छुड़ाकर सरकार ने गरीबों को घर बना कर दिए। बड़ी बात है कि अब योगी का असर दूसरे राज्यों में दिखने लगा है। योगी के काम करने के तरीके को अब दूसरे स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स इमिटेट करने लगे हैं।
अब मैं आपको सुनाता हूं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का कबूलनामा। नवाज शरीफ ने आज माना कि पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे न इंडिया का हाथ है न अमेरिका का। पाकिस्तान की बेहाली के लिए खुद पाकिस्तान जिम्मेदार है। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी की मीटिंग में कहा, पड़ोसी चांद पर पहुंच गया और हम जमीन पर भी खड़े नहीं हो पा रहे। इसकी एक ही वजह है कि पाकिस्तान ने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। हम आज बिल्कुल उस मकाम पे खड़े हैं जो कि दुनिया में शायद हमारे जैसे चंद ही और मुल्क होंगे, यानी कि दुनिया की अपना ममालिक की फहरिस्त देखें, आखिर में हम हैं। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है सिवाय हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारी। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुँच गए हैं और अभी हम ज़मीन से नहीं उठ रहे। तो ये इस तरह से तो नहीं चल सकता मामला। सारे काम हमने खुद ख़राब किए हैं। अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं। किसी और का कसूर नहीं है। ये हिंदुस्तान ने हमारे ख़िलाफ़ नहीं किया, ये को अमेरिका ने हमारे ख़िलाफ़ नहीं किया, ये को अफ़गानिस्तान ने हमारे ख़िलाफ़ नहीं किया, ये हमने खुद किया। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है हमने। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, असलियत जानते हैं। वो देख रहे हैं कि इस वक्त भी पाकिस्तान में आम लोगों पर किस कदर जुल्म हो रहे हैं। बलूचिस्तान में नौजवानों को पुलिस और आर्मी किडनैप कर रही है, उनकी हत्या की जा रही है। पिछले हफ्ते 7 नाबालिग लड़कों को पुलिस ने उठाया और बाद में उनकी डेड बॉडीज मिली। इस वजह से लोगों में भारी नाराजगी है। खैबर पख्तूनख्वा से 1 लाख बलूच महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस और आर्मी ने इस्लामाबाद को चारों तरफ से सील कर दिया। रोड्स ब्लॉक कर दिए गए। बलूच प्रोटेस्टर्स ने सड़कों के किनारे टेंट लगा लिए और वहीं नारेबाजी शुरू कर दी। बलूचिस्तान के तुर्बत से करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके इस्लामाबाद पहुंचे प्रदर्शनकारियों पर इस्लामाबाद की पुलिस ने रात के वक्त भयंकर सर्दी में वाटर कैनन चलाया। उनके टेंट्स पर बुलडोजर चला दिए, लोगों पर डंडे बरसाए और फिर एक एक को पकड़कर पुलिस वैन में डाला और उन्हें जेल में डाल दिया। पाकिस्तान की पुलिस ने बलोच महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को भी नहीं बख्शा। पाकिस्तान की पुलिस रात में जब बलूच प्रोटेस्टर्स पर डंडे बरसा रही थी, उस वक्त वहां जबरदस्त ठंड थी। टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन कड़ाके की ठंड में छोटे छोटे बच्चे रोते बिलखते रहे और पुलिस उनके परिवार की महिलाओं पर डंडे बरसाती रही। पाकिस्तान की ऐसी हरकतों के कारण बांग्लादेश बना। जुल्म सितम के खिलाफ लोग खड़े हुए। अब पीओके में भी बगावत की आवाज बुलंद हो रही है। बलूच भी अलग मुल्क बनाने की मांग कर रहा है। सिंध में विद्रोह के हालात हैं, बगावत हो रही है। इसलिए अगर पाकिस्तान के हुक्मरान, वहां की फौज और पुलिस ने रवैया नहीं बदला तो वे दूर नहीं जब पाकिस्तान फिर से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा।